नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया है बिहार में होने वाले मतदाताओं की पहचान से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया उसके संदर्भ में, उस पर हमारी खास नजर रहेगी। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को हम कैसे देखें? उन्होंने एक तरफ कहा कि ये प्रक्रिया जारी रह सकती है, दूसरी तरफ कहा कि आप वोटर आईडी को और आधार कार्ड इत्यादि को भी माने, राशन कार्ड को भी माने। किसकी जीत के रूप में देखें हम इसे? देखिए, भारत में तो केवल एक ही जीत से हमें खुश होना चाहिए, और वो अगर लोकतंत्र की जीत होती है तो हमें खुश होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, जहां तक मेरी समझ है। अभी थोड़ी देर बाद और हम लोग जब उसकी व्याख्याएं देखेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो शायद और कुछ बातें समझ में आएंगी। बिल्कुल ताजी बात है, कोई आदेश नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई गाइडलाइंस भी उन्होंने पेश की है। अगर गाइडलाइन पेश की होती तो वो अपने आप में एक आदेश ही होता, मतलब कि आपको इस दायरे में रहकर काम करना है। उन्होंने चुनाव आयोग का ये जो सघन पुनरीक्षण है उसको कराने के अधिकार को कानूनी माना है। वो कहा है कि इसको जारी रहना चाहिए। चुनाव आयोग का काम एक बेहतर वोटर लिस्ट बनाना है। लेकिन साथ में दो तीन बातें कही हैं जो दरअसल चुनाव आयोग को नसीहत हैं और चुनाव आयोग को दिए गए ऐसे सुझाव हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे ख्याल से। देश के जो तीन सर्वोच्च स्तंभ हैं जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है, उसमें एक स्तंभ का शीर्ष है न्यायपाल का। तो उसके जो सुझाव हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि आप उनको सुझावों को अगर मानने से इनकार कर देंगे तो अपने आप में उससे एक लोकापवाद पैदा होगा और समस्या पैदा होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा। तो अब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये सुझाव मानने होंगे जिन तीन सुझावों का आपने जिक्र किया है। पहला सुझाव ये है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के तौर पर देखे, राशन कार्ड को महत्व प्रमाण पत्र के तौर पर देखे, और वोटर आई कार्ड को प्रमाण पत्र के तौर पर देखे। दूसरा उसका कहना यह है कि आपको ये जो प्रक्रिया है काफी पहले शुरू करनी चाहिए थी। आपने बहुत देर में शुरू की, चुनाव में काफी कम समय रह गया है, ये ठीक नहीं। तो ये उन्होंने नसीहत भी दी है उसने चुनाव आयोग को। तीसरी नसीहत ये दी है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को इस तरह नहीं चला सकता कि ये लगे कि वो लोगों की नागरिकता प्रमाणित कर रहा हो। लोगों की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये भारत सरकार का काम है, गृह मंत्रालय का काम है, वो ये करेंगे। चुनाव आयोग ये काम नहीं कर सकता। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिना चुनाव आयोग की कार्रवाई में कोई निर्णायक हस्तक्षेप किए हुए एक तरह से गेंद उसके कोर्ट में फेंक दी है, गेंद उसके पाले में फेंक दी है कि आपको ये करना चाहिए था। यहां पर थोड़े से आपने अपने कर्तव्य की ठीक से पूर्ति नहीं की, और आपने जो 11 प्रमाण पत्र की सूची पेश की है, 11 सर्टिफिकेटों की सूची पेश की है, उसमें भी आपको ये 3 सर्टिफिकेट और जोड़ने चाहिए। इस तरह का सुझाव भी दिया है उन्होंने। अब ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, ये हमारे आपके ऐसे पत्रकारों का सुझाव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को चुनाव आयोग मानेगा कि नहीं मानेगा, इसके ऊपर चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि अब अगर चुनाव आयोग इन सुझावों को नहीं मानता है तो विपक्ष का आंदोलन और भी ज्यादा उसके खिलाफ तीखा होगा और चुनाव आयोग का और भी ज्यादा विरोध होगा। अब जनता के बीच में भी सवाल उठेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सुझाव दे रहा है, फिर भी आप उसको नहीं मान रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जिद और उसका जो पक्ष था वो इस सुप्रीम कोर्ट के इन अवलोकनों और इन सुझावों और इन आलोचनाओं से, इन नसीहतों से कमजोर हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं, अगर उन्हें दिशा निर्देश ना भी माने, सुझाव ही माने, और चुनाव आयोग उन्हें मान लेता है, तो क्या हम ये कहें कि विपक्ष की सारी चिंताएं खत्म हो गई या नहीं उसे नहीं, और विपक्ष की ज्यादा चिंताएं सदुपयोग बिल्कुल करना खत्म है? नहीं हुई हैं। देखिए, विपक्ष की चिंताएं बिल्कुल खत्म नहीं हुई। अगर विपक्ष ये मान लेता है कि हमारा काम हो गया, अब हम घर पे बैठे चैन की बंसी बजाएं, अपना चुनाव प्रचार करें, उम्मीदवार तय करें, तो विपक्ष अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। इस वक्त देश का लोकतंत्र जिस स्थिति में है उसमें लगातार सतर्क रहना, निरंतर आंखें खुली रखना और निरंतर संघर्ष के लिए तैयार रहना, ये 3 जरूरतें हैं जिनका पालन विपक्ष को करना होगा। अगर विपक्ष इन जरूरतों के पालन में जितना जरा भी चूक करेगा तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, अपना नुकसान करेगा, और विपक्ष अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र का नुकसान होगा। देखिए, इसमें मैं एक कुछ आपको थोड़ा सा पहले जो मैं बातें नई परख के मंच पे कहता रहा हूं उसमें एक बात तो मैं दोहराऊंगा।
नई परंग के मंच पे मैंने कई बार ये बात कही है, अपने लेखों में भी इस बात को लिखा है, और आप भी इस बात से सहमत हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट जो है वो बहुसंख्यकवाद की स्थापना है। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद परमानेंट मेजोरिटी की खोज है, एक ऐसे बहुमत की खोज है जो कि स्थायी होगा। अच्छा, अब चूंकि अभी तक की तमाम कोशिशों से ये स्थायी बहुमत नहीं बना पाए और 2024 में इनके पास से बहुमत भी चला गया, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसी तरीके से एक ऐसी ट्रिक, ऐसी तिकड़म की तलाश में है जिससे चुनाव जीतना इनके लिए आसान हो जाए। और चुनाव जीतने में जो झंझट होता है, जो दिक्कत होती है, जिसमें आप तमाम कोशिशों के बावजूद भी बहुमत प्राप्त होने से चूक जाते हैं, ये ना हो पाए। मैं ये मानता हूं कि एक हथकंडा इन्होंने दिल्ली में अपनाया था, दूसरा हथकंडा उन्होंने महाराष्ट्र में अपनाया, और ये तीसरा हथकंडा ये चुनाव आयोग के जरिए ये बिहार में उसको आजमा रहे हैं, उसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और फिर उसको सारे देश में आजमाना चाहते हैं। ये एक तरह की ऐसी क्यूरेटेड वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपेक्षाकृत अधिक सहज हो, उसको अधिक आत्मविश्वास लगेगा कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा, और विपक्ष के लिए चुनाव जीतना इस वोटर लिस्ट के आधार पर थोड़ा सा आसान होगा, और विपक्ष को इस चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ये इस तरह की एक वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तरह तरह के बहानों, तरह तरह के लक्ष्यों की आड़ में, जैसे कि हम इलीगल जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनसे वोटर लिस्ट को निकालना, वोटर लिस्ट से उनका नाम निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि देश में तो मतदाता तो करोड़ों हैं, जो गैर कानूनी विदेशी नागरिक इस देश में कितने हैं? आज ही मैं इंडिया फाउंडेशन का एक लेख पढ़ रहा था कि भाई गैर कानूनी जो नागरिक भारत में घुसाए हैं वो विदेशी नागरिक कितने हैं, तो रोहिंग्याओं का उन्होंने जिक्र किया, तो उनका 70,000 रोहिंग्या हैं भारत में, कुछ इस प्रकार का आंकड़ा था, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, है कि नहीं? तो अब आप देखिए जो पूरा मतदाता मंडल है उसमें जो विदेशी नागरिक हैं उनकी संख्या बहुत ना के बराबर है, बहुत ही कम है उनकी संख्या। तो इसके नाम पर आप एक इतना बड़ा सघन पुनरीक्षण करना चाहते हैं, जबकि जनवरी में एक पुनरीक्षण बिहार में आप कर चुके, जनवरी में आप एक पहले कर चुके हैं पूरी, वो भी चुनाव आयोग ने किया था। अब चुनाव आयोग खुद ही मानता है कि हम एक ऐसा पुनरीक्षण कर रहे हैं इसमें 20% वोटरों के नाम कट सकते हैं। विपक्ष मिलने गया तो चुनाव आयुक्त ने खुद ही अपने मुंह से कहा कि भाई 20% वोटरों के नाम इसमें कटने का अंदेशा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया जो है समावेशी नहीं है। समावेशी होने की बजाय ये इसमें बहिर्वेशन की प्रक्रिया ज्यादा है, ये जोड़ने की प्रक्रिया कम है, निकालने की प्रक्रिया ज्यादा है। तो जब इस तरह की प्रक्रिया होगी तो जाहिर है उस पर आपत्ति होगी, और चुनाव आयोग का जो कर्तव्य है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसके ऊपर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग काम गलत गैर कानूनी जो वोटर हैं उनको निकालना है, ये सही बात है, लेकिन उसके नाम पर आप एक ऐसी प्रक्रिया चलाएं जिससे बिहार के 20% वोटर कट जाएं। क्या बिहार के पूरे मतदाता मंडल का 20% विदेशी नागरिक है? इसको तो कोई भी नहीं मानेगा। फिर आपने एक ऐसी प्रक्रिया डिजाइन ही क्यों की जिसमें आपको खुद ही लग रहा है कि 20% वोटरों के नाम कट जाएंगे? भाई क्यों की डिजाइन आपने? सही, आपको प्रक्रिया ऐसी डिजाइन करनी चाहिए थी कि जो एक मोटा मोटा अंदाजा है कि बिहार में कितना विदेशी नागरिक हो सकता है गैर कानूनी, उस प्रतिशत से अधिक लोगों के नाम उसमें ना कटे। फिर जहां तक माइग्रेशन का सवाल है कि भाई हम लोग जानते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो बिहार छोड़ के जाते हैं दूसरी जगहों पर काम करने के लिए। उनके वोट बिहार में होते हैं, उन्हें मौका मिलता है तो बिहार आके वो वोट डालते हैं। अगर आप ये सिद्धांत बना देंगे कि जो जहां रह रहा है, जो जहां इसका कार्यस्थल है, वो वोट वहीं डाले, फिर तो प्रधानमंत्री को भी वोट दिल्ली में डालना चाहिए। प्रधानमंत्री गुजरात में जाके क्यों वोट डालते हैं? गृहमंत्री को भी गृहमंत्री को भी वहीं वोट डालना चाहिए दिल्ली में, वो बिहार में जाके, वो गुजरात में जाके वोट क्यों डालते हैं? तो इस प्रकार तो बहुत सारी इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो, उसने एक प्रश्न ये उठा दिया है कि चुनाव आयोग के दायित्व क्या है। एक तरह से इस सघन पुनरीक्षण
की रोशनी में हम सब लोग चुनाव आयोग के दायित्वों के ऊपर पुनर्विचार करने लगे हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है कि इससे चुनाव आयोग के दायित्व ज्यादा लोगों को पता लग रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी बहुत बहुत चीजें दिमाग से निकल चुकी थी, अब दिमाग में दोबारा ताजा हो रही हैं। और दूसरी ये उलझन भी है कि भाई चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो कि संविधान सम्मत संस्था है, स्वायत्त संस्था है, जिसको सरकार के निर्देशों और सरकार की जो सरकारी पार्टी है उसकी राजनीति गोटी लाल करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, वो इस प्रकार के कदम क्यों उठा रही है, इसके ऊपर इतने संदेह पैदा होते हैं। आज मैं आज तक पर ये देख रहा था इस खबर को, तो इस खबर में जो पहली पंक्ति थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे पास चुनाव आयोग की मंशा पर शक जाहिर करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आपके जवाब से मुझे ऐसा लगता है, और मेरा ये सवाल फिर से आपसे है कि शंका करने का कारण हमारे पास है। भाई खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। भाई सवाल ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी दूसरी संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था पर शक करने से अपनी बात की शुरुआत क्यों करें? या मान लीजिए मैं भी हूं, मैं चुनाव आयोग की मंशा पर क्यों शक करूं? मैं भी बिना शक किए, लेकिन जो वो कर रहा है उसकी समीक्षा करने का अधिकार तो मेरे पास भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी समीक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में ये कहा है कि चुनाव आयोग को ये काम पहले करना चाहिए था, उसने काफी समय निकाल दिया, काम उसने देर से शुरू किया। चुनाव आयोग को जितने प्रमाण पत्र मांगे उसमें 3 ये प्रमाण पत्र और जोड़ने चाहिए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को अपना काम इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे ये लगे कि वो नागरिकता प्रमाणित कर रहा है लोगों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा समीक्षा कर दी ना, भले ही उसका स्वर मंद रहा हो, आक्रामक ना रहा हो, निर्णायक ना रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग ने समीक्षा तो करी थी। और चुनाव आयोग की इस पूरी कार्रवाई की समीक्षा में यही मुद्दे प्रमुख भी थे जिन पे हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन हुआ पटना में, और पूरा देश में उन्होंने बंद भी आयोजित किया था। बिहार में खासा उसका असर रहा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में जो कल घटा, क्या आप ये मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है या महागठबंधन है बिहार का विपक्षी दलों का, वो इस मुद्दे पर एक मजबूत गोलबंदी कर पाया है बिहार के स्तर पर, और ये उनकी राजनीतिक सफलता मानी जा सकती है? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जब पार्टियों के गठजोड़ बनते हैं, तो अगर पार्टियों का गठजोड़ केवल सीटों के बंटवारे, लेन देन और वो समायोजन जो होता है उसकी सौदेबाजी में तक ही सीमित रह जाता है, तो वो गठजोड़ दरअसल बहुत मजबूत नहीं होते और उनमें आपस में बहुत अच्छा तालमेल नहीं होता है। लेकिन अगर वो उस गठजोड़ वो गठजोड़ कोई आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन करने के लिए निकले, तो उनके बीच में एक संग्रामी एकता बनती है, एक संघर्ष की एकता बनती है, जिससे वो उनके कार्यकर्ता आपस में ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और एक बृहत्तर और बेहतर उद्देश्य के लिए उन्हें लगता है कि वो एक संघर्ष कर रहे हैं। उनके अंदर एक तरह का नैतिक आवेग भी उनके अंदर पैदा होता है। तो मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन को इस घटना से इस प्रकार का एक लाभ हुआ है, उनके बीच में बेहतर एकता बनी है। दूसरी तरफ इस घटना से जो एनडीए है उसके अंदर भले ही घोषित ना किया गया हो, लेकिन उसके अंदर बेचैनियां देखी गई हैं, क्योंकि जो कमजोर वर्ग कमजोर वर्ग से जिनके मतदाता आए हैं, उन पार्टियों को लगा कि भाई इससे केवल हमारे वोट भी कट सकते हैं। भाई पूरे बिहार के मतदाताओं के मन में है कि पता नहीं किसका वोट रहेगा किसका नहीं रहेगा, खासतौर जिसके पास अगर सर्टिफिकेट कम है, पढ़ा लिखा कम है, इसके पास पढ़ाई की शुरुआत के सर्टिफिकेट्स नहीं है या साक्षर नहीं है। बिहार में कोई 100% साक्षरता तो है नहीं। कितने प्रतिशत बिहार में साक्षरता है आपको ध्यान होगा? नहीं, ठीक आंकड़ा मुझे अभी भी ध्यान में नहीं है, पर मोटे तौर पर 70 के आसपास होगा। हाँ 70। तो अब 30% तो ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं है बिहार में। अब वो कहां से सर्टिफिकेट्स वगैरह लाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी, उसमें भी 10वीं का प्रमाण पत्र ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जो सब लोग 10वीं पास नहीं है। 10वीं का प्रमाण पत्र है। और बहुत सी इस तरह की बातें हैं कि भाई अपने माँ बाप के आप जन्म का प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? मुझसे ही पूछा जाए कि आपके माँ बाप का जन्म कब हुआ था, तो मैं तारीख तो बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है, मैंने किसी दूसरे दस्तावेजों में उस तारीख को लिखा है। लेकिन मुझसे कहा जाए कि आप उनका प्रमाण पत्र दीजिए,
अब वो 20वीं सदी के पहले दशक में हमारे माँ बाप पैदा हुए थे। आप सोचिए उस वक्त जन्म के प्रमाण पत्र वगैरह कहां होते थे। पढ़ाई लिखाई के दस्तावेज रखना भी कोई बहुत ऐसी खास बात नहीं थी। अब वो बात हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके, 125 साल हो गया उनको पैदा हुए और उनके शुरुआती जीवन को 100 साल से ऊपर हो चुका है। उन सब चीजों के कैसे दस्तावेज रखे जा सकते हैं? नीतीश कुमार ने कल के दिन ही ये घोषणा की थी कि बिहार में नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं का होगा। कि उनका महिलाओं को लेकर जो उनकी एक लोकप्रियता है उसको और मजबूत करने का एक कदम माना गया। क्या आप ये मानते हैं कि ये आने वाले चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा नीतीश कुमार? इसमें भी नीतीश कुमार ने शर्त लगाई है कि जिन महिलाओं के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यानी जो बिहार की नागरिक होंगी, उनको ये लाभ मिलेगा। अच्छा, अब बिहार में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और आप सोचिए चुनाव आयोग ने जो किया था, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड काम करेगा, लेकिन आधार कार्ड को चुनाव आयोग नहीं प्रमाण मानेगा। आधार कार्ड के आधार पर बने हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मान लेगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पूरा मामला है क्या। मुझे तो फायदा तो जब भी कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, जब कोई वो वायदा करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो उससे फायदे होने की संभावना तो रहती ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनको चुनावी वायदे, इस तरह के चुनावी वायदे पूरे करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो भी सब समस्याएं हैं, वो सब अनुभव भी हैं। देखिए क्या होता है। एक और चीज जो एनडीए के भीतर हुई है पिछले दिनों, वो ये है कि कानून और व्यवस्था को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, वैसे ही या उससे मिलते जुलते सवाल या आलोचनाएं जो चिराग पासवान हैं उनके द्वारा भी की गई। काफी तीखी आलोचना मानी जा सकती है जब वो कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री के गृह नगर में भी इसी तरीके की चीजें हो रही हैं, हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रहा है। तो क्या ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है एनडीए के भीतर में, उसका कुछ गहन राजनीतिक अर्थ है या फिर ये चलती हुई बात है? देखिए, बात कहां तक जाती है, कहां तक जाएगी, ये जो एनडीए के भीतर जो तनाव है, जिनके आप ऊपर सही आपने उंगली रखी, वो इससे तय होगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, कौन सी पार्टी कितना टिकट बांट पाती है, एनडीए के टिकट बांटने का कितना अधिकार उसको मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर क्या नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में टिकट प्राप्त करते रहे हैं, क्या इस बार भी उन्हें उतने ही टिकट मिलेंगे? अगर उन्हें इस बार उतने टिकट मिलेंगे तो फिर चिराग पासवान को टिकट जितना चाहते हैं चिराग पासवान, उससे कम टिकट मिलेंगे। उनको कम टिकट मिलेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे। क्या टिकट बांटने में महाराष्ट्र का पैटर्न चलेगा? इसमें भाजपा ने अपने लिए बहुत ज्यादा टिकट रख लिए थे और अपने सहयोगी पार्टनरों को कम टिकट दिए थे। तर्क उसमें यह था कि भाजपा ही शक्तिशाली है, ये लोग इतने शक्तिशाली नहीं है। जबकि अभी तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड तकरीबन बराबर टिकट लोकसभा और विधानसभा में पाते रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही हुआ है ना? मुझे हाँ, तो अगर मान लीजिए इस बार भाजपा जनता दल यूनाइटेड को कम टिकटों पर राजी करने में कामयाब हो गई और उसने ज्यादा टिकट अपने पास रख लिए, अब वो ज्यादा टिकट अपने पास रखेगी, थोड़े से चिराग पासवान को भी दे देगी, ये सब चीजें देखने की हैं। उससे तय होगा कि एनडीए के भीतर जो उनके सहभागी दल हैं उनके बीच के संबंध कैसे होंगे। एक आखिरी सवाल चिराग पासवान को लेकर है। आमतौर पर जब लोग बातचीत करते तो ये कयास लगाते हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा कदम भी उठा ले, हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्या अभी बिहार की राजनीति में इसके लिए समय है या चुनाव इतने नजदीक आ चुके हैं कि अब इस तरह के परिवर्तन नहीं हो सकते हैं? देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है। चिराग पासवान केंद्र में सत्ता में है, चिराग पासवान एनडीए के सदस्य हैं और उस लिहाज से वो सत्ता में है। वो राज्य में भी सत्ता में है और वहां भी सत्ता में, दोनों तरफ सत्ता में है। और सत्ता के इस तरह ये जो बहुत सत्ता दो आयामी सत्ता है, इसको छोड़कर वो किसी तीसरे बंदे से कोई गठजोड़ बनाने नहीं जाएंगे। चिराग पासवान प्रशांत किशोर तभी गठजोड़ बना सकते हैं, प्रशांत किशोर भाजपा से गठजोड़ कर ले। प्रशांत किशोर भाजपा से गठजोड़ तो करना जा नहीं रहे हैं, तो उसकी कोई संभावना मुझे नहीं लगती। इस तरह की बातें की जाती हैं तो ये एक तरह की कयासबाजी है, मुझे इसमें बहुत दम नजर नहीं आती। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश और दुनिया की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रविकुमार दुबे से बातचीत करेंगे।
आज की बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।